हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने कल हिस्ट्री के कुछ बेसिस क्वेश्चन पर डिस्कस किया था और उसी के आधार पर आज हम वीडियो बनाए हैं जो कि आप लोगों के लिए कल की ही तरह बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रस्तर युग के लोगों का पहला घरेलू पशु कौन सा था। प्रस्तर युग के लोगों के पास जो पहला घरेलू पशु था वह कौन सा था। तो वह डॉगी था, यानी कि कुत्ता। कुत्ता जो था वह पहला घरेलू पशु था प्रस्तर युग के लोगों के लिए। तो चलते हैं आज के हम दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, किस मध्य पाषाण कालीन स्थल से स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य पाए गए हैं। किस मध्य पाषाण कालीन स्थल से स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य पाए गए हैं। तो यह मगधा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहीं से स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य पाए गए हैं। तो चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न पर। आज का तीसरा प्रश्न है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो यह बागौर और आदमगढ़ से मिले हैं। बागौर और आदमगढ़ से मिले हैं। तो चलते हैं आज के चौथे प्रश्न पर। आज का चौथा प्रश्न है, मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है। मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है। तो यह कहाँ पाया गया है? यह चौपानी मांडो में पाया गया है। चौपानी मांडो में मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है। तो चलते हैं आज का पांचवें प्रश्न पर। आज का पांचवा प्रश्न है, सूक्ष्म पाषाण उद्योग का प्रयोग किस काल में किया गया। सूक्ष्म पाषाण उद्योग का प्रयोग किस काल में किया गया। तो यह मध्य पाषाण काल में किया गया। मध्य पाषाण काल में ही सूक्ष्म पाषाण उद्योग का प्रयोग किया गया है। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है जौ। जौ जो है वह मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में किसके प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में किसके प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो वह मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से कृष के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बेलन घाटी अवस्थित है। बेलन घाटी अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी अवस्थित है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं तो वह मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृत अवशेष मिले हैं। पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। तो यह कहाँ पे? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में ही पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है। मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है तो यह बुर्ज होम से मिला है। बुर्ज होम से मानव द्वारा कुत्ते का कंकाल मिला है। तो चलते हैं आज के हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नवपाषाणिक स्थल जिससे राख का टीला संबंधित है। नवपाषाणिक स्थल से जिससे राख का टीला संबंधित है यह संगनकल्लु से है। संगनकल्लु से नवपाषाणिक स्थल है जिससे राख का टीला संबंधित है। तो हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो यह कोल्ड हवा से प्राप्त हुआ है। कोल्ड हवा से चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो चलते हैं हम आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल कश्मीर में अवस्थित है। कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल कश्मीर में अवस्थित है। तो यह बुर्ज होम में। बुर्ज होम में नवपाषाण कालीन स्थल कश्मीर में स्थित है, अवस्थित है। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कश्मीर घाटी से बाहर का नवपाषाण कालीन स्थल जहाँ से हड्डी के औजार बहुतायत मिले हैं। यानी कि नवपाषाणीन स्थल जहाँ से हड्डी के औजार बहुतायत रूप में मिले हैं वह चिराद में। चिराद कश्मीर घाटी से बाहर का नवपाषाणीन स्थल है जहाँ से हड्डी के औजार बहुतायत रूप में मिले हैं। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चालकोलिथिक युग कहलाता है। चालकोलिथिक युग कहलाता है
ताम्रपाषाण काल का, यानी कि ताम्रपाषाण काल का चालकोलिथिक युग कहलाता है। तो चलते हैं हम आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नौदा टोली का उत्खननकर्ता कौन था? नौदा टोली का उत्खननकर्ता था एच.डी. संकालिया। एच.डी. संकालिया जो थे वह नौदा टोली के उत्खननकर्ता थे। तो आज चलते हैं हम आज के अगले प्रश्न पर। दोस्तों ये सारे प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि आने वाले वर्षों में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और उसके साथ साथ ये कई वर्षों से लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जो हम आपके लिए बहुत चुन के उठा के यहाँ पर लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके लिए भी यह वीडियो बहुत लाभकारी हो। तो चलते हैं हम आज के अगले वीडियो पर। अगला प्रश्न है, नौदा टोली अवस्थित है, यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नौदा टोली अवस्थित है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नौदा टोली अवस्थित है। तो चलते हैं हम आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गौरिक मृद भांड यानी कि OCP का नामकरण हुआ था। तो यह हस्तिनापुर में हुआ था। हस्तिनापुर में गौरिक मृद भांड यानी OCP का नामकरण हुआ था। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जोरवे संस्कृत का संबंध है पश्चिमी महाराष्ट्र से जोरवे संस्कृत का संबंध है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था? कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था? तो यह स्थल का नाम है आहार जो था वह ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर एक 13 कमरों वाले घर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? किस स्थान पर एक 13 कमरों वाले घर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यह भगवानपुरा में 13 कमरों वाले घर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चलते हैं हम आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तांबे से निर्मित सवार सहित 2 पहिए वाले रथ का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तांबे से निर्मित सवार सहित 2 पहिए वाले रथ का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यह दायमाबाद से 2 पहिए वाले रथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो चलते हैं हम आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में जिस धातु का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था तो वह क्या है? सर्वप्रथम जो मानव ने धातु का प्रयोग किया था वह है तांबा। तांबे का उपयोग भारत में मानव ने सर्वप्रथम किया था। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोगों मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। तो कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। तो चलते हैं हम आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान कैसे की गई? वहाँ पे मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली पहली फसल है। तो वह रागी है। रागी फसल दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली पहली फसल है। तो हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो वह दयाराम साहनी जी थे जो कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किए थे। तो हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? तो वह हड़प्पा था। हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के साथ किसका नाम जुड़ा था? सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के साथ किसका नाम जुड़ा था? तो वह था सर मोर्टिमर व्हीलर जी का नाम सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के साथ ही जुड़ा था। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर।
आप कीजिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता संबंधित है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृत की जानकारी प्रमुख स्रोत। हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत वह क्या था? पुरातात्विक खुदाई, जिसमें मिले थे बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, ऐसे चीज़ें पुरातात्विक खुदाई में मिले थे। यह हड़प्पा संस्कृत की जानकारी के प्रमुख स्रोत माने गए थे। और हम चलते हैं आज के अगले वीडियो पर, अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह कौन सी नदियाँ थी? तो वह नदियाँ थीं सिंधु थी, चिनाब और झेलम। सिंधु, चिनाब, झेलम नदियाँ थीं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के नदियों के तट पर बसी थी। सिंधु, चिनाब और झेलम। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। तो हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का प्रथम उत्खननकर्ता जो उसके महत्व को समझ नहीं सका था। हड़प्पा का प्रथम उत्खननकर्ता जो उसके महत्व को समझ नहीं सका था, उसका नाम था ए कनिंघम। ए कनिंघम जी जो थे वे हड़प्पा का प्रथम उत्खननकर्ता थे, परंतु वह उसके महत्व को समझ नहीं सके थे। तो आज के हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संबंधित है। हड़प्पा किस चीज़ से संबंधित है? तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जिन दो भारतीयों ने की थी उनका क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जिन दो भारतीयों ने की थी उनका क्या नाम था? तो उनका नाम है रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी जी जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के खोज में दो भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान था। हम आज चलते हैं अगले प्रश्न पर। रेडियो कार्बन विधि द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया गया। रेडियो कार्बन विधि द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया गया। वह 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक, 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक रेडियो कार्बन विधि द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल का निर्धारण किया गया। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृत का आकार कैसा था? हड़प्पा संस्कृत का आकार कैसा था? तो वह त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार हड़प्पा संस्कृत का आकार था। तो हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी कैसे थे? हड़प्पा के निवासी कैसे थे? तो वह शहरी थे। हड़प्पा के निवासी बिल्कुल जैसे आज के शहर हैं वैसे ही निवास करते थे। हड़प्पा के निवासी जैसे थे वह शहरी थे। तो चलते हैं आज के हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? तो वह ईंट के बनाए जाते थे। सिंधु घाटी के घर ऐसे ही बनाए जाते थे जैसे हम आज बनाए जा रहे हैं, वैसे ही ईंटों के बनाए जाते थे। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग की थी। कांस्य युग की थी हड़प्पा की सभ्यता। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यह व्यवस्थित शहरी जीवन था। व्यवस्थित शहरी जीवन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत ही व्यवस्थित रूप से रहते थे। शहर की तरह उनका जीवन यापन था। ये बिल्कुल शहर की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? वह नृत्य करती हुई बालिका। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और विगत आने वाले वर्षों में भी के लिए भी बहुत ही लाभकारी होगा, तो जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? वह नृत्य करती बालिका थी। तो हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे, तो वह पक्की ईंटों से बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग पक्की ईंटों से बनाते थे।
तो चलते हैं हम आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी को किस कारण आर्यों से पूर्व रखा जाता है? सिंधु घाटी को किस कारण आर्यों से पूर्व रखा जाता है? तो उनके नगर नियोजन के कारण। उनका नगर नियोजन इतना अच्छा था कि इनको आर्यों से पूर्व रखा जाता है। तो आज हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इसलिए गैर आर्य थी। तो आज हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई मृत भांडों पर सामान्यतः जिस रंग का प्रयोग हुआ था वह कौन सा रंग था? लाल रंग था। हड़प्पा मृत भांडों पर सामान्यतः जिस रंग का प्रयोग हुआ था वह लाल रंग था, जैसा कि अभी आप इसमें देख रहे हैं। तो आज हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विकसित सिंधु सभ्यता का स्थल जहाँ से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं वह कहाँ है? मोहनजोदड़ो में है। विकसित सिंधु सभ्यता का स्थल जहाँ से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं वह कहाँ है? मोहनजोदड़ो में है। और हम चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न पर। आज का लास्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके मेरे सभी वीडियो का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।